नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 6। और इस पार्ट में आप पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्टिव से पैसिव में केवल वे ही वाक्य बदले जा सकते हैं जिन वाक्यों की वर्ब्स ट्रांजिटिव होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के वाक्यों को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे आप। वर्ब में किसे, किसको और क्या का प्रश्न करते हैं और यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। और ये तीन प्रश्न करने पर यानी किसे, किसको, क्या का प्रश्न करने पर यदि आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं कर सकते हैं। तो इसके जनरल रूल्स देखते हैं क्या है जो लगभग हर एक सेंटेंस में कॉमन होंगे। तो पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले प्रायः प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है प्रायः, यानी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग कांस्टेंट नहीं है। हर एक पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, ज़्यादातर बाई का प्रयोग होता है। प्रायः का मतलब मोस्टली, ज़्यादातर बाई का प्रयोग होगा, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होंगी जो आपकी आगे बता दी जाएंगी जिनके साथ में बाई के स्थान पर अन्य कोई प्रीपोजिशन प्रयोग की जाएगी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कॉलम समझ लीजिए। सब्जेक्ट अगर आई दिया है तो इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मी। वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। और इसके अलावा अन्य कोई अगर नाउन्स प्रयोग किए जाते हैं तो वो सारे नाउन्स उसी प्रकार से रहेंगे जैसे सब्जेक्ट की जगह है वैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह जब पहुंचेंगे, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जैसे होंगे वैसे ही सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किए जाएंगे। इसका नेक्स्ट रूल, कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़कर प्रत्येक टेंस अपने से अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसको एक कॉलम से समझते हैं। यहाँ पर तीन टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस को चार चार भागों में बांटा गया है, जिसके लिए लिखा गया है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस अगर है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी इज, एम, आर। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज करनी होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैव बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में जब आएंगे तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएंगी वाज और वर। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगी वाज बीइंग, वर बीइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही होती है तो सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएंगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी और शैल बी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब पहुंचते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जब नेक्स्ट टेंस की आती है तो हो जाएंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो कुल मिलाकर के 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। 3 तो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। अगला रूल इसका, प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो लगभग हर एक सेंटेंस में लागू होंगे। इसके अलावा अन्य कोई टिपिकल पर्टिकुलर रूल है किसी सेंटेंस विशेष के लिए, लेकिन ये 3 रूल्स सभी में कॉमन होंगे। तो यहां से आगे समझते हैं अदर रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ अन्य नियम है जो पर्टिकुलर सेंटेंस पर आधारित हैं। पहला रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ एम, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज और अन्य सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ में आर का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही मेक्स नॉइज।
सेंटेंस का टेंस पहचानना भी जरूरी है, और दूसरी चीज यहाँ पर वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। आपको बताया जा चुका है कि ट्रांसिटिव कैसे पहचानेंगे, क्रिया में किसे किसको क्या का प्रश्न करेंगे, यदि आंसर प्राप्त होता है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी, यदि आंसर नहीं प्राप्त होता है तो वो वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। जैसे पहला सेंटेंस है ही मेक्स नॉइज, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या दिखा, ही, वर्ब क्या है मेक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है इनवॉइस। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुंचाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहां पर दिया है इनवॉइस, इसको पहले लगाएंगे। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यहाँ पर इज, और मेक का थर्ड फॉर्म मेड, और सब्जेक्ट दिया ही का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम, लेकिन उससे पहले हमें प्रीपोजिशन लगानी होगी बाय। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा इनवॉइस इज मेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई लर्न माई लेसन, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे माई लेसन, और हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस द टीचर डज नॉट बीट अस, यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा अस का वी, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वी के अनुसार आर, निगेटिव है तो नॉट, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय द टीचर। तो कंप्लीट होगा वी आर नॉट बीटन बाय द टीचर। नेक्स्ट रूल देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम बीइंग, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज बीइंग, और अन्य सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में आर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए आई एम डूइंग माई वर्क, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आप आसानी से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होती है। तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो इसका सब्जेक्ट बनेगा माई वर्क, और हेल्पिंग वर्ब माई वर्क सिंगुलर नंबर में तो इज बीइंग लगाएंगे, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले प्रीपोजिशन लग जाएगी बाय मी। तो कंप्लीट होगा माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही इज टेलिंग ए लाई, तो इसको बनाएंगे ए लाई इज बीइंग टोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे देयर टाइम सब्जेक्ट के रूप में पहुंचेगा तो देयर टाइम पहले आ गया, और ये सिंगुलर नंबर में है, इज निगेटिव है तो इज और बीइंग के बीच में लगेगा, क्योंकि इज यहाँ पर फाइनली हेल्पिंग वर्ब होती है, बीइंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये दूसरे टेंस की वजह से आई है। तो बन जाएगा इज नॉट बीइंग वेस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। अगला रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और अन्य सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म तो लगी ही होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ही हैज डन द वर्क, तो सब्जेक्ट बनेगा द वर्क, हेल्पिंग वर्ब हैज, और नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जब जोड़ देंगे तो हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती, तो इसके साथ में बीन का भी प्रयोग करेंगे। द वर्क हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी लगाइए डन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई, और ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो पूरा होगा द वर्क हैज बीन डन बाई हिम। अगला सेंटेंस देखिए आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, ऑलरेडी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही प्रयोग किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन अगर प्रयोग होती है तो बीन हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती, बीन हमेशा मेन वर्ब होती है। तो ऑलरेडी का प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ अगर आप काउंट करें तो सिर्फ होंगी 24, और उसमें बीन कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में नहीं है। मैं आपको अभी सुनाई दे रहा हूँ इज एम आर वाज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, विल शैल कैन मे वुड शुड कुड माइट मस्ट आउट टू यूज टू नीड और डेयर, ये टोटल मैंने आपको 24 सुनाई है, और इसमें कहीं पर भी बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो आप ध्यान रखिए हैज हेल्पिंग वर्ब है, और जैसे इस सेंटेंस में ऑलरेडी का प्रयोग किया गया तो ऑलरेडी का प्रयोग आपको पैसिव वॉइस में भी है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करना होगा। ऐसा ना हो कि ये आप मेन वर्ब के चक्कर में बीन के बाद में लगा दें। तो इसका पैसिव बनाएंगे माई वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय मी। अगला एग्जांपल देखिए द स्टूडेंट्स हैव नॉट लर्नड देयर लेसन्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा देयर लेसन्स, ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में तो हैव लगेगा, हैव नॉट बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। अगला रूल देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वाज और अन्य सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रोट दिस बुक, तो सब्जेक्ट में आएंगे दिस बुक जो सिंगुलर नंबर में, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय मी। अगला सेंटेंस दे डिड इट,
तो इसका बनाएंगे इट वाज डन बाय देम। डिड हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। अगर डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ में मेन वर्ब भी होनी चाहिए, क्या, क्योंकि ये हेल्प कर रही होगी किसी ना किसी की। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब डिड ही स्वयं मेन वर्ब का कार्य कर रही है। तो इसका पैसे बन जाएगा इट वाज डन बाय देम। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी डिड नॉट पोस्ट द लेटर स्टरडे, और इसका पैसे बनाएंगे द लेटर वाज नॉट पोस्टेड बाय हर स्टरडे। तो कभी कभी क्या करते हैं आप लोग कि स्टरडे का प्रयोग बाय हर से पहले कर देते हैं। तो स्टरडे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है और उसका प्रयोग बीच में नहीं किया जा सकता है। बीच में केवल तभी प्रयोग किए जा सकते हैं अगर वो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, तभी ये पहले प्रयोग या बीच में प्रयोग किए जा सकते हैं। स्टरडे को आप चाहें तो आप सबसे पहले लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में अन्य किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला रूल देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वाज बीइंग और अन्य सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में वर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वाज टेलिंग ए लाई, तो इसका पैसे करेंगे ए लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय हिम। अगला, आई वाज नॉट कॉलिंग यू, तो इसका सब्जेक्ट होगा यू और उसके साथ में वर्ब हो जाएगी प्लूरल नंबर की वर, नॉट और आईएनजी के लिए बीइंग, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय मी। अगला एग्जांपल, ही वाज हेल्पिंग द पुअर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा द पुअर, जिसमें पुअर एडजेक्टिव है। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन नहीं लिखा गया है और उस एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, तो वो एडजेक्टिव कॉमन नाउन और प्लूरल नंबर में हो जाता है। तो जैसे पुअर एडजेक्टिव है और उसके साथ में किसी नाउन का भी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, तो ये कॉमन नाउन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर का है तो इसके साथ में टेंस के अनुसार प्लूरल नंबर की वर्ब प्रयोग की जाएगी, द पुअर वर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। अगला रूल देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस पर एक नोट पर ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य प्रायः दो भागों में बटे होते हैं, जिनमें से एक भाग पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है तथा दूसरा भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यदि दोनों पार्ट्स की वर्ब्स ट्रांजिटिव हों तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग पैसिव वॉइस में टेंस के अनुसार बदला जाता है, अन्यथा उसी वाक्य का पैसिव वॉइस किया जाता है जिस पार्ट की वर्ब ट्रांजिटिव होती है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर ही केम, तो ये सेंटेंस पूरा एक है और बिफोर कंजंक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हैं, जिसमें एक पार्ट है आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, दूसरा पार्ट है ही केम, जिसमें आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क में कंप्लीटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका तो पैसिव वॉइस होना निश्चित है। दूसरा पोर्शन है ही केम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसमें केम एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसका पैसिव वॉइस नहीं होना है। तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमें ऐसे ही उतारना है, केवल बिफोर से पहले वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस करेंगे। तो इसका बनेगा माय वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी बिफोर ही केम। अगला एग्जांपल देखिए, आई हैड रीच्ड होम बिफोर माय मदर कुक्ड द फूड। यहाँ पर बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस दिया गया उसमें वर्ब आए रीच्ड, और ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो बिफोर के बाद में जो सेंटेंस दिया गया वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसकी वर्ब है कुक्ड, और ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो बिफोर के पहले वाला इंट्रांजिटिव वर्ब से संबंधित वाला सेंटेंस पूरा आपको ऐसे उतारना होगा, बनेगा आई हैड रीच्ड होम बिफोर। इसके बाद में द फूड सब्जेक्ट बन जाएगा, द फूड, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय माय मदर। अगला एग्जांपल देखिए, ही डिड हिज वर्क आफ्टर आई हैड रिटन ए लेटर। ये सेंटेंस आफ्टर से जोड़ा गया है, जिसमें पहला पोर्शन है ही डिड हिज वर्क, जिसमें डिड मेन वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का उसमें रिटन दी गई वर्ब, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोनों ही अलग अलग ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अलग अलग टेंस के, तो उनको अलग अलग ही पैसिव वॉइस में किया जाएगा। तो इसको पहले वाले को पहले लिख लेंगे जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, हिज वर्क वाज डन बाय हिम, और आफ्टर का प्रयोग करेंगे, शेष वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो उसका पैसिव वॉइस बाद में हो जाएगा आफ्टर ए लेटर वाज रिटन बाय मी। अगला रूल देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई शैल टीच यू, सब्जेक्ट बनाएंगे यू, आई बी के साथ शैल आता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल आता है, तो यू के साथ हम लगाएंगे विल बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी। अगला एग्जांपल,
ही विल रिटर्न योर मनी विल बी रिटर्न बाई हिम। अगला है शी विल हेल्प मी, आई शैल बी हेल्प्ड बाई हर। अगला रूल देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सबके साथ में, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ भी रूल समझ लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य प्राय दो भागों में बटे होते हैं, जिनमें से एक भाग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है तथा दूसरा भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये दोनों पार्ट्स की वर्ब्स ट्रांजिटिव हों तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग पैसिव वॉइस में टेंस के अनुसार बदलते हैं, अन्यथा उसी भाग का पैसिव वॉइस करते हैं जिस भाग की वर्ब ट्रांजिटिव होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही विल हैव डन हिज वर्क। ये सेंटेंस दो भागों में नहीं बटा है, लेकिन अक्सर ये सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं दो भागों में बटे होते हैं। खैर ये एक ही पार्ट में है तो इसको एक ही पार्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, बनाएंगे हिज वर्क और हेल्पिंग और आ जाएगी विल हैव बीन डन बाय हिम। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हैव रीच्ड द कॉलेज बिफोर द प्यून रिंग्स द बेल। या बिफोर से पहले जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लिखा गया है इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है क्योंकि रीच्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सेंटेंस आपको ऐसे लिखना होगा। और शेष सेंटेंस देखते हैं, द प्यून रिंग्स द बेल लिखा गया है जिसमें रिंग्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी है। तो पहला हम ऐसे लिख लेंगे, आई शैल हैव रीच्ड द कॉलेज बिफोर, और द प्यून रिंग्स द बेल में सब्जेक्ट आ जाएगा द बेल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग बाय द प्यून। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई लर्न माय लेसन। बिफोर से पहले जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लिखा है उसकी वर्ब है फिनिश्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। बिफोर के बाद में जो वर्ब आई लर्न वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोनों पोर्शंस का अलग अलग पैसिव वॉइस किया जाएगा। तो पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा His work will have been finished by him before। अब इसका सब्जेक्ट बन जाएगा my lesson is, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी is और वर्ब की थर्ड फॉर्म learnt by me। अगला रूल देखिए, यदि किसी वाक्य में एक साथ दो दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हो, दो ऑब्जेक्ट्स अगर आते हैं तो उनके नाम हो जाते हैं, एक कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्तियों से संबंधित होता है जिसका जवाब में किसे किसको का प्रश्न करने से मिलता है, और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें क्या के प्रश्न करने पर मिलता है। तो रूल आगे समझते हैं। तो उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तथा दूसरा ऑब्जेक्ट अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही गेव मी ए बुक। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट है ए बुक। जरा समझ लेते हैं कैसे दो ऑब्जेक्ट हैं। हमने बताया कि अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब पता करनी है तो क्रिया में किसे किसको क्या का प्रश्न करना होगा। अगर आप किसे किसको का प्रश्न करते हैं तो आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आप क्या का प्रश्न करते हैं तो आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ है उसने मुझे एक किताब दी। तो अगर हम प्रश्न करें किसी वर्ब के साथ में किसे किसको का, उसने किसे दी, तो किसे का मतलब मुझे, इसका जवाब मिल जाएगा उसने किताब मुझे दी। तो मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब प्रश्न करें उसने मुझे क्या दिया, जब क्या का प्रश्न करेंगे तो जवाब मिल जाएगा किताब दी। तो इस वाक्य में एक साथ दो दो ऑब्जेक्ट आए, एक ऑब्जेक्ट है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट है ए बुक। बेहतर है कि वर्ब के तुरंत बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया गया हो उसी को ही सब्जेक्ट बनाएं। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रह जाएगा तो उससे पहले आपको प्रीपोजिशन टू या फॉर लगानी होगी, बस इतना वो करना होगा। तो इसका पैसिव वॉइस करेंगे, जब मी का सब्जेक्ट बनाएंगे आई वाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट ए बुक है केवल मी वहां से हटा है तो ए बुक वर्ब के बाद में रह जाएगा आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम। अगर आप ए बुक को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऐसे बन जाएगा ए बुक वाज गिवन, और मी जब बाद में रह गया तो इससे पहले आपको प्रीपोजिशन लगानी होगी टू, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, आई टीच यू इंग्लिश। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है यू, दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो पहले यू को सब्जेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। और अगर इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट, और यू से पहले प्रीपोजिशन लगानी होगी टू, क्योंकि यू एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे प्रकार से पैसे पहचान सकते हो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो वस्तु या कार्य से संबंधित होते हैं।
तो दूसरा बन जाएगा इसका पूरा, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। अगला रूल देखिए, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ किसी हेल्पिंग वर्ब से किया गया हो, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तथा अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हो, तो पैसिव वॉइस का प्रारंभ भी सब्जेक्ट व अगले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ करते हैं। जैसे हैव यू ईटन द फूड, ये सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव में है और इस सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से किया गया। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का प्रारंभ भी हेल्पिंग वर्ब से ही करना होगा टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और सब्जेक्ट इसका बनेगा द फूड, जो कि सिंगुलर नंबर में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में जो नेक्स्ट टेंस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसकी जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन, जिसमें हैज कांस्टेंट हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब जो उसके साथ में आती है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो दूसरे टेंस की वजह से आ जाती है। तो इसका पैसिव बनाएंगे हैज द फूड बीन ईटन बाय यू। अगला एग्जांपल देखिए, डू यू वॉच माई चैनल डेली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की लगेंगी इज, एम, आर, और इसका ऑब्जेक्ट क्या दिया है माई चैनल, तो माई चैनल का सब्जेक्ट बनेगा माई चैनल ही रहेगा, और ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होने की वजह से इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज माई चैनल, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय यू डेली। अगला है हैव यू नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल एट, क्या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर दें। तो इसका पैसिव बनाएंगे हैज माई चैनल नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एट, एट यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये वर्ब के पास लग जाएगा, तो पूरा हो जाएगा हैज माई चैनल नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एट बाय यू। अगला रूल देखिए, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ किसी क्वेश्चन वर्ड से किया गया हो तो पैसिव वॉइस का प्रारंभ भी उसी क्वेश्चन वर्ड से करते हैं तथा शेष परिवर्तन सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अनुसार किया जाता है। जैसे व्हेन विल यू टीच मी, तो इस सेंटेंस में कुछ नयापन नहीं हुआ है। अगर आप सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कंपेयर करें तो यहाँ पर विल यू टीच मी सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर कुछ नया जोड़ा गया है तो नया है सिर्फ व्हेन, तो व्हेन से कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, कोई खास चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, तो व्हेन से ही पैसिव वॉइस में शुरुआत कर देंगे व्हेन। इसके बाद मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, तो व्हेन शैल आई बी टॉट बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू लाइक, इस सेंटेंस को थोड़ा समझ लीजिए। इस सेंटेंस में व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट और मेन वर्ब है लाइक। और पैसिव वॉइस करने के लिए आपको विशेष तौर से तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, वर्ब लाइक और ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट आपको बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको पता करना है तो वर्ब में आपको प्रश्न करना होगा क्या, और क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट। तो यहाँ पर व्हाट स्वयं सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और व्हाट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। व्हाट का मतलब क्या, यानी जो भी आप कर रहे होंगे वो कोई ना कोई वर्क या एक्शन होगा। वर्क या एक्शन हमेशा ही सिंगुलर नंबर का होता है, तो जो भी टेंस है उसके अनुसार सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट पहले रहेगा और इसी व्हाट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, उससे पहले प्रीपोजिशन लग जाएगी बाय। व्हाट इज लाइक्ड बाय यू। व्हाई डू यू मेक नॉइज, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे वाई से, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, लेकिन सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। सब्जेक्ट होगा इनवॉइस जो कि सिंगुलर नंबर का है, तो इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई इज इनवॉइस, मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाय यू। अगला एग्जांपल है इसका देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो इस सेंटेंस में भी डूइंग मेन वर्ब दी गई, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसका पैसिव करेंगे तो व्हाट यहाँ पर भी सब्जेक्ट का ही कार्य करेगा जो कि सिंगुलर नंबर का है, तो इसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा डन हियर बाय यू। अगला रूल देखो, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ हु से किया गया हो तो पैसिव वॉइस में हु को बाय हुम में बदलकर अन्य परिवर्तन करते हैं। जैसे हु टीचेस यू, जिसमें हु स्वयं एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और टीचेस मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट है। तो हु को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगा देंगे बाय।
तो शुरुआत में लिखना होगा हु को बाय हुम में, और यू का सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, तो पूरा हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, केवल हु को आप होम में चेंज करें, होम आर यू टॉट, और जो बाई हमने पहले लगाया था वो सबसे लास्ट में लगा देंगे, होम आर यू टॉट बाई। या फिर हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, ये भी संभव है, हु आर यू टॉट बाई। ये भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ये भी सही हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, आप नॉर्मली केवल बाई होम वाला समझिए, हु हैज सीन द विंड, और इसका पैसे करेंगे बाय हुम हैज द विंड बीन सीन। नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल हेल्प अस, और इसका पैसे करेंगे बाय हुम शैल आई बी हेल्प्ड। अगला रूल, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ हुम से किया गया हो तो पैसिव वॉइस में हुम का हु कर दिया जाता है। इसके साथ सदैव सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। जैसे हुम डू यू लाइक, तो यहाँ पर शुरुआत में लिखा गया हुम और इसी का सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा हु, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और सब्जेक्ट तो दिया गया यू, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय यू, तो पूरा हो जाएगा हु इज लाइक्ड बाय यू। इसी प्रकार का नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे, हुम डू यू लव, और इसका पैसे करेंगे हु इज लव्ड बाय यू। अगला, हुम डिड द टीचर पनिश, और इसका पैसे होगा हु was punished by the teacher। यदि किसी वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे will, shall, can, may, would, should, could, might, must, ought to, used to, need और dare प्रयोग की गई तो इनके बाद बी का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे he can speak English, और इसका पैसे करेंगे तो हो जाएगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। बाकी सब कुछ नॉर्मली चेंज होगा, लेकिन कैन के बाद में आपको बी लगाना होगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी किया जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज आएंगे तो उनके बाद में आपको बी लगाना होगा। अगला एग्जांपल समझिए, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, तो इसका सब्जेक्ट होगा योर पेरेंट्स, आर टू के बाद में बी, योर पेरेंट्स आर टू बी ओबेड बाय यू। अगला है हु कैन काउंट द स्टार्स, तो हु को पैसिव वॉइस में बाय हुम कर देते हैं, और कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, तो कैन के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद बी लगाएंगे, तो बाय हुम कैन द स्टार्स बी काउंटेड। अगला, यू मे विन द रेस, तो इसका पैसिव हो जाएगा द रेस मे बी वन बाय यू। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब से पहले टू लगाओ, अर्थात मेन वर्ब इन्फिनेटिव के फॉर्म में हो, तो टू तथा वर्ब के मध्य में बी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सामान्य तौर पे आप समझ लीजिए, यदि कहीं सेंटेंस ऐसा लिखा हो टू टीच, और इसका पैसिव करने के लिए कह दिया जाए तो टू टीच का पैसिव वॉइस करने के लिए टू के बाद बी लगाओ, टीच का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया समझिए। तो टू बी टॉट कह सकते हैं। इस पर आधारित पूरा सेंटेंस समझिए, ही हैड टू टेल ए लाई, और इसका सब्जेक्ट बनेगा ए लाई। हैड का मतलब यार ये सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का होता तो हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो एलाई हैड, और उसके बाद में टू टेल का पैसिव हो जाएगा तो टू बी टोल्ड। जैसे अभी टू टीच बताया था, टू बी टॉट हो गया, यहाँ पर टू टेल है, टू बी टोल्ड हो गया। आप सोचेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपने बता दिया तो इसका पैसिव करते समय में वाज क्यों नहीं लगाइए, तो वाज इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर हैड एक लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है, और लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस कभी भी पैसिव में नहीं हो सकते हैं, यानी नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर मेन रूप से अगर चेंज कर रहे हैं तो हम टू टेल को चेंज कर रहे हैं, तो इसका पूरा बन जाएगा ए लाई हैड टू बी टोल्ड बाय हिम। अगला, आई एम टू टीच यू, तो इसका सब्जेक्ट होगा यू आर टू बी टॉट बाय मी। यहां पर एम जो लगा है ये भी लिंकिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। अगला एग्जांपल, ही विल हैव टू लर्न हिज लेसन, और इसका पैसिव करेंगे तो हो जाएगा हिज लेसन विल हैव टू बी लर्नड बाय हिम। नेक्स्ट, ही वाज अबाउट टू कैच मी, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे आई, और टेंस के अनुसार हेल्पिंग और वाज, और ऊपर भी वाज के बाद अबाउट लगा था तो यहाँ भी वाज के बाद अबाउट लगाएंगे। उसके बाद टू लगाए तो टू लग जाएगा, और टू कैच के बीच में बी लग जाएगा, आई वाज अबाउट टू बी कॉट बाय हिम। अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू,
और इसमें आप शुरुआत में जो देख रहे हैं देयर इज लॉट ऑफ वर्क, यानी ए लॉट ऑफ वर्क डू वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वो पहले से लगा मिल गया, तो आपको उठाकर पहले लाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसका पैसे हो जाएगा देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर इज लेटर टू राइट, ये भी वैसे होगा देयर इज लेटर टू बी रिटन। अगला आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, यहां पर शुरुआत में आई लिखा है, लास्ट में भी उसी आई का ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो शुरुआत वाला पोर्शन ऐसे लिखेंगे आई वांट। इसके बाद में यू यहां से हट गया है, क्योंकि यू टू हेल्प का सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और इसको बाद में पहुंचा देंगे, तो बचेगा क्या टू हेल्प, इसका पैसवाइज करते टू बी हेल्प्ड हो गया, और यू जो पहले लगा था इसको उठाकर बाद में कर दिया, आई वांट टू बी हेल्प्ड बाय यू। अगला एग्जांपल देखिए इसी प्रकार का, आई वॉन्ट यू टू हेल्प माई ब्रदर। इस सेंटेंस में और पहले वाले सेंटेंस में कितना अंतर आया, पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई था और ऑब्जेक्ट लास्ट में मी लिखा था, यानी आई का ही ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है लेकिन लास्ट में जो ऑब्जेक्ट लिखा गया वो आई का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अदर एक नाउन प्रयोग किया गया, कोई अन्य नाउन है। तो इस बार माई ब्रदर को वांट के बाद में लिखना होगा, तो बनाएंगे आई वांट माई ब्रदर, और टू हेल्प का पैसवाइज कर देंगे टू बी हेल्प्ड, जो सब्जेक्ट के रूप में यू लिखा था तो इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय यू, आई वांट माई ब्रदर टू बी हेल्प्ड बाय यू। अगला एग्जांपल देखिए, ही वांट्स हिज वाइफ टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, ही वांट्स हिज पेरेंट्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज वाइफ। अगला एग्जांपल देखिए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर लगानी पड़ेगी, इसको फिर से समझ लीजिए, इट इज टाइम यूं ही लिख देंगे, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर, जो ऑब्जेक्ट दिया गया क्लोज के बाद में वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल समझ लीजिए, इट इज टाइम टू स्टार्ट अवर वर्क, तो यहाँ पर इट इज टाइम को शुरुआत में लिख लीजिए, फिर अपनी तरफ से प्रीपोजिशन लगाइए फॉर, इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है अवर वर्क वो पहले आ जाएगा, इट इज टाइम फॉर अवर वर्क, और टू स्टार्ट दिया कि इसका पैसवाइज कर दीजिए टू बी स्टार्टेड। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ किसी मेन वर्ब से किया गया अर्थात सेंटेंस इंपरेटिव हो, तो पैसिव वॉइस में इसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के क्रम से लिखा जाता है। जैसे ओपन द डोर, जिसमें वर्ब क्या है ओपन और ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले लिखना होगा लेट, और इसके बाद में वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट के बाद में, लेट द डोर, उसके बाद में लगाएंगे बी, क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म लेट द डोर बी ओपनड। अगला है हेल्प मी, और इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो इसको भी ध्यान रखिए, लेट प्लस मी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब मी का मी रहेगा, ना कि ऐसा करते हैं लेट आई नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा लेट मी बी हेल्प्ड। अगला एग्जांपल देखिए, लेट हिम टेक रेस्ट। आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस का जब प्रारंभ करते हैं तब लेट से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ही लेट से दे दिया गया है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भी लेट से ही शुरू करेंगे। वजह क्या है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ गए, एक ऑब्जेक्ट आ गया हिम, दूसरा ऑब्जेक्ट है रेस्ट, तो रेस्ट जो बाद में ऑब्जेक्ट लिखा गया उसको पहले लेके आएंगे, तो हो जाएगा लेट रेस्ट बी टेकन बाय हिम। अगला एग्जांपल एक और समझ लीजिए इसी प्रकार का, लेट राम सिंग ए सॉन्ग, तो लेट राम सिंग ए सॉन्ग जो लिखा गया है इसका पैसे करेंगे तो लेट ए सॉन्ग पहले आ जाएगा, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय राम। अगला एक नोट समझिए, यहां पर विशेष है थैंक यू। आप सोचेंगे थैंक भी तो एक वर्ब है, अगर थैंक वर्ब है तो इसका भी हम लेट से ही शुरुआत कर सकते हैं। अगर लेट से शुरुआत करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस एक्चुअली इंपरेटिव नहीं है, ये सेंटेंस होता है असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस में हम पूरा सेंटेंस नहीं कहते हैं। थैंक यू का मतलब होता है आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, या हो सकता है वी थैंक यू, जिसमें आई या वी को छिपा रखा है। अब मान लीजिए आई और वी को छिपा रखा है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी इसी के आधार पर ही समझ लीजिए, जैसे आई थैंक यू था सेंटेंस, तो आई सब्जेक्ट है, थैंक वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो ऐसा सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हो सकता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो पैसिव करते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे आर, और थैंक का थर्ड फॉर्म थैंक्ड, और सब्जेक्ट यहाँ पर ओपनली लिखा नहीं गया तो ऑब्जेक्ट भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बन जाएगा यू आर थैंक्ड। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ डू नॉट
या ऑलवेज या नेवर से किया गया हो। तो पैसिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर या ऑलवेज प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के क्रम से लिखते हैं। जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो इसको पैसिव करेंगे तो हो जाएगा लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। पहले लेट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर जो डू नॉट में नॉट लिखा गया वो बाद में आ जाएगा, उसके बाद लगाया जाएगा बी, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। अगला डू नॉट टेल ए लाई, इसका पैसिव करेंगे तो हो जाएगा लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डोंट इंसल्ट मी, तो इसका हो जाएगा लेट मी नॉट बी इंसल्टेड। अगला एग्जांपल देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस सेंटेंस का प्रारंभ ऑलवेज से किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। इसका भी शुरुआत लेट से ही किया जाएगा, लेट और जो ऑब्जेक्ट लिखा है द ट्रूथ वो पहले आ जाएगा, लेट द ट्रूथ और उसके बाद में ऑलवेज लगाएंगे, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद में ऑलवेज उसके बाद बी, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मोरल ड्यूटी या सामान्य ड्यूटी प्रयोग की गई है तो शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे लिखा जा सकता है द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। अगला एग्जांपल, नेवर इंसल्ट द पुअर, और इसका पैसे करेंगे लेट द पुअर नेवर बी इंसल्टेड, या ऐसा कहा जा सकता है द पुअर शुड नेवर बी इंसल्टेड। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आए हों तो इन शब्दों को हटाकर वाक्य का प्रारंभ यू आर रिक्वेस्टेड से करके मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बना दिया जाता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ चाहे तो लेट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्लीज को रिमूव अगर करना चाहते तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड लिखना होगा। तो शुरुआत में लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड और हेल्प को इन्फिनिटिव बना देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं लेट मी बी हेल्प्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट अपडेट्स। इस सेंटेंस में भी शुरुआत प्लीज से किया गया है, तो प्लीज हटा करके लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड और मेन वर्ब है सब्सक्राइब और उसको इन्फिनिटिव बना दिया जाएगा, टू सब्सक्राइब हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट अपडेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्लीज फॉरगिव मी, तो इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्ट टू फॉरगिव मी। यदि इस तरह के वाक्य में ऑब्जेक्ट उपलब्ध ना हो तो वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य का प्रारंभ यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज से करके मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं। जैसे वर्क हार्ड, और इसका पैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, डू नॉट बीट, तो इसको कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट। अगला, कीप टू द लेफ्ट, बाएं चलो, तो यहाँ सलाह दी गई तो लिख दिया जाएगा यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है सिट डाउन, बैठ जाओ, आदेशात्मक है तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि किसी वर्ब के साथ पहले से ही प्रीपोजिशन दी गई हो तो पैसिव वॉइस में करते समय वर्ब के साथ आने वाली प्रीपोजिशन तथा बाई दोनों प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही लाफ्ड एट मी, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और लाफ वर्ब के साथ में एट का प्रयोग किया गया है और लाफ एट एक साथ रहेगी। और पैसिव वॉइस करेंगे तो जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ लगने वाली बाई भी लग जाएगी आके। जैसे मी का सब्जेक्ट आई और पास्ट इंपेटेंस का तो वाज लगाएंगे, आई वाज लाफ्ड और उसके साथ लगी हुई प्रीपोजिशन एट लग जाएगी और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करने से पहले बाई तो लगाएंगे ही, तो पूरा बनेगा आई वाज लाफ्ड एट बाई हिम। आप देखेंगे यहाँ पर दो प्रीपोजिशन एक साथ प्रयोग हो गए, लेकिन दो एक साथ नहीं है क्योंकि एट का संबंध वर्ब से और बाई का संबंध उसके अपने ऑब्जेक्ट से। अगला एग्जाम्पल इसी प्रकार का, शी लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे माई चिल्ड्रन और हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लुक्ड आफ्टर बाई हर। इसी प्रकार का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम सर्चिंग फॉर माई बुक्स, तो इसका हो जाएगा माई बुक्स आर बीइंग सर्च्ड फॉर बाई मी। अगला रूल देखिए, लिंकिंग वर्ब जैसे टेस्ट, स्मेल, हियर, फील के साथ में व्हेन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हनी टेस्ट्स स्वीट, और इसका पैसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, या ऐसा कह सकते हैं हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार का देखिए, द रोज स्मेल्स स्वीट, तो इसका पैसे किया जाएगा तो ऐसा होगा द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। और दूसरे प्रकार से इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज को रिमूव कर सकते हैं, द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। अगला रूल देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ब, यहाँ पर मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, वर्ब का
और दूसरा कॉलम है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के फिर से 2 कॉलम बना दे रहे हैं। एक तो कॉलम रहेगा पर्सन का, दूसरा थिंग या एक्शन का। अब वर्ब है अलार्म्ड, अलार्म्ड के साथ पर्सन नहीं आएगा, और जो ऑब्जेक्ट आएगा अगर थिंग या एक्शन है तो उससे पहले प्रीपोजिशन लगानी होगी एट। एनॉयड के साथ पर्सन होने पर विद और थिंग या एक्शन होने पर एट लगेगा, यानी एनॉयड के साथ दोनों प्रीपोजिशन आएंगी, विद भी लगेगी एट भी लगेगी। विद किस कंडीशन में, अगर कोई व्यक्ति है। एट कब आएगी, जब थिंग या एक्शन दिया गया है। एस्टोनिश्ड के साथ में एट, अमेज्ड के साथ एट, एब्जॉर्ब्ड के साथ इन, बॉर्न के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, चार्म्ड के साथ विद, कंटेंट के साथ इन, डिसअपॉइंटेड के साथ एट, डेकोरेटेड के साथ विद, डिस्गस्टेड के साथ विद और एट दोनों आएगी। विद आएगी पर्सन के लिए और एट आएगी थिंग या एक्शन के लिए। डिस्प्लीज्ड के साथ एट, डिस्ट्रेस्ड के साथ में एट का प्रयोग करेंगे। इम्बॉडीड के साथ इन आती है, इनगल्फ्ड के साथ इन, इनथ्रोन्ड के साथ विद, फील्ड के साथ विद आएगा, हर्ट के साथ एट, इंटरेस्टेड के साथ इन, इंक्लूडेड के साथ भी इन आता है, इम्प्रेस्ड के साथ विद, नोन के साथ लगेगी प्रीपोजिशन टू, लाइंड के साथ विद, ओब्लाइज्ड के साथ में टू, ऑफेंडेड के साथ में एट, प्लीज्ड के साथ विद, सेटिस्फाइड के साथ विद, स्टार्टेड के साथ एट, शॉक्ड के साथ एट, सरप्राइज्ड के साथ में एट, थ्रॉन्ग्ड के साथ विद, वेक्स्ड के साथ विद और एट। वेक्स्ड का मतलब नाराज होना होता है, ये व्यक्ति के लिए साथ अगर आता है तो विद, और थिंग या एक्शन आता है तो एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ही प्लीज्ड मी, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे आई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो वाज लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वाज प्लीज्ड, और पैसिव में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं होगा, प्लीज्ड के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई वाज प्लीज्ड विद हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, माय हार्ड वर्क हैज सेटिस्फाइड ऑल, तो सब्जेक्ट यहाँ पर होगा ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैव बीन, और सेटिस्फाइड वर्ब ऐसी रहेगी, और इसके साथ में प्रीपोजिशन लगती है विद, ऑल हैव बीन सेटिस्फाइड विद माई हार्ड वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर र्यूड बिहेवियर हैज अनॉयड मी, तो इसका पैसेज होगा आई हैव बीन अनॉयड, और अनॉयड किससे हुए, योर र्यूड बिहेवियर यानी एक्शन से, और एक्शन के साथ में अनॉयड के साथ प्रीपोजिशन आती है एट, आई हैव बीन अनॉयड एट योर र्यूड बिहेवियर। अगला एग्जाम्पल, यू हैव अनॉयड मी, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा आई हैव बीन अनॉयड। अब अनॉयड किससे हुए, नहीं नाराज किससे हुए, यू, यानी किसी व्यक्ति से, अगर व्यक्ति है तो फिर विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, आई हैव बीन अनॉयड विद यू। अगला एग्जाम्पल, शी बोर ए चाइल्ड, इसका पैसेज होगा ए चाइल्ड, हेल्पिंग लगेगी वाज, बोर बियर मतलब जन्म देना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म बोर, थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न। ए चाइल्ड वाज बॉर्न, इसके साथ प्रीपोजिशन आती है टू, ए चाइल्ड वाज बॉर्न टू हर। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि किसी वाक्य में महत्वहीन सब्जेक्ट जैसे वन, समवन, नो वन, नन, पीपल, दे, वी आदि दिए गए हों, यानी सब्जेक्ट व्यापक अर्थ में हो सकते हैं या फिर कम महत्व के हो सकते हैं, कोई सॉलिड पर्सन नहीं हो सकता है, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना आवश्यक नहीं होता है। जैसे सेंटेंस है समवन हैज स्टोलन माय बुक, तो यहाँ सब्जेक्ट है समवन, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, लेकिन ऑब्जेक्ट जो दिया गया उसका तो सब्जेक्ट बनाएंगे ही, तो सब्जेक्ट बन जाएगा माय वर्क, माय बुक, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। सीधे से हम कह सकते हैं मेरी किताब चोरी हो गई है, यहाँ पर हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं मेरी किताब किसी के द्वारा चोरी हो गई है। अगला एग्जाम्पल है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग और इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंप्लीमेंट वो यही जोड़ दिया जाएगा, और पीपल को ऑब्जेक्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमें कहने की जरूरत नहीं कि अंग्रेजी लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो सीधे से इतना कहा जा सकता है अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पीपल से, तो इसका पैसेज करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीपल सब्जेक्ट है, से वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिस वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो इट सब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा इट इज, और से का थर्ड फॉर्म सैड, बाय पीपल करने की यहाँ भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला एग्जांपल देखो, पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट के बाद जो सेंटेंस लिखा गया वो
लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, उसमें कोई मेन वर्ब है ही नहीं जो उसका पैसिवाइज किया जा सके। पीपल से तक का सेंटेंस चेंज करेंगे, जो पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो पीपल से जो लिखा है इट इज सैड हो जाएगा, और बाय पीपल तो करेंगे ही नहीं। इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक प्रकार से इसको और कर सकते हैं, जो सेंटेंस दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर हम चाहें तो इसको सिंपल सेंटेंस कर दें। तो ऑनेस्टी जो दैट के बाद लिखा गया इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑनेस्टी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है पीपल से में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होने की वजह से यहाँ पर हेल्पिंग लगाएंगे इज, और से का थर्ड फॉर्म सैड। और जो ऑनेस्टी के बाद इज लिखा गया इसको इन्फिनेटिव बना देंगे। इन्फिनेटिव कैसे होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगाएंगे तो इज का फर्स्ट फॉर्म होता है बी, तो हो जाएगा टू बी। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा ऑनेस्टी इज सैड टू बी द बेस्ट पॉलिसी। अगला एग्जांपल लेंगे, आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट। तो आई नो का पैसिवाइज करेंगे तो इतना होगा इट इज नोन टू मी, और दैट के बाद पूरा सेंटेंस ऐसे उतार लिया जाएगा, इट इज नोन टू मी दैट यू आर इंटेलिजेंट। या फिर आप दूसरे प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो दैट के बाद यू लिखा है वो सबसे पहले लिख देंगे यू आर नोन, और उसके बाद में जो यू के बाद आर लिखा गया उसको इन्फिनेटिव कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा टू बी और बचा हुआ इंटेलिजेंट। यू आर नोन टू बी इंटेलिजेंट। अगर आप चाहें तो जैसे सेंटेंस में आई नो लिखा गया तो आई एक सॉलिड सब्जेक्ट है, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है, तो इसको लिखना चाहें तो हम नोन के बाद टू मी लिख सकते हैं। तो ये थे एक्टिव से पैसिव के संपूर्ण रूल्स। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा है, और संपूर्ण रूल सम्मिलित करने की वजह से आज का वीडियो शायद सबसे ज़्यादा लंबा हो गया है। इतना लंबा मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैं शुरू में चाहता था कि इसके 2 पार्ट्स में वीडियो किए जाएँ, लेकिन जो भी है एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.